चैप्टर 7 जो है हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर हम लोग देख रहे थे कि संयोजी उत्तक जो है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं ना। तो संयोजी उत्तक में जो तीसरा प्रकार हम लोगों को पढ़ना है वो है तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, क्या पढ़ना है? तरल संयोजी उत्तक। अब हम लोगों ने देखा था कि जो संयोजी उत्तक होता है बेटा, उनमें 3 मेन कंटेंट से इसका निर्माण होता है। पहला है आर्द्रात्रि, फिर है तंतु और फिर होता है कोशिकाएं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो तीसरा प्रकार देख रहे हैं तरल संयोजी उत्तक का, ठीक, तो संयोजी उत्तक के अंदर आर्द्रात्रि होगी लेकिन प्लाज्मा के रूप में होगी। ठीक है, तंतु इसमें पाए ही नहीं जाते और कोशिकाएं इसमें क्या होगी? उपस्थित होगी। समझ में आ रहा है बात? तो तरल संयोजी उत्तक ऐसा उत्तक है जिसके अंदर तंतु क्या होते हैं? पाए ही नहीं जाते। बाकी जो संयोजी उत्तक होते हैं उनमें ये तीनों चीजें मिलती है आपको, है ना। क्वांटिटी अलग होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। अब तरल संयोजी उत्तक के उदाहरण आपके पास दो है, एक है रक्त और दूसरा है लसिका। आ रही बात समझ में? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? जो है रक्त के बारे में। तो रुधिर जो होता है वो हमारा एक तरल संयोजी उत्तक है, यानी संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक का मतलब संयोजन करने वाला, जो अंगों को अंगों से जोड़ता है, उत्तकों से जोड़ता है या अंग तंत्रों को आपस में जोड़ने का काम करता है, वो हमारा उत्तक क्या कहलाता है? संयोजी उत्तक कहलाता है। ये हमको पता है, राइट। तो संयोजी उत्तक ये कर रहा है, लेकिन ये किस फॉर्म में है? तरल फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। क्यों लिक्विड फॉर्म में है? क्योंकि इसके अंदर जो प्लाज्मा होती है उसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। और प्लाज्मा किस फॉर्म में होता है? तरल फॉर्म के अंदर होता है। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? रक्त को पढ़ेंगे। तो रक्त जो है, रक्त का निर्माण दो चीजों से मिलकर हुआ है। रक्त के अंदर दो मेन कंटेंट है, पहला है प्लाज्मा और फिर है कोशिकाएं। ठीक है, 55% जो है वो प्लाज्मा कोशिकाओं का बना है, 45% क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है। ये तरल भाग है, ठीक है, निर्जीव भाग भी कह सकते हैं इसको। और ये ठोस और सजीव भाग कहलाता है इसका। अब प्लाज्मा जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? क्यों लिक्विड फॉर्म में है? क्योंकि इसका 92% जो है वो पानी से बना हुआ है। और यानी देखो 55% से मतलब है कि जितना भी 100% हमारा ब्लड जो है ना, ये उसका 55% इससे बना होता है और 45% इससे बना होता है। ठीक है, अब इसका जो 100% है उसमें से 92% तो पानी होता है और बाकी 8% क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सारी चीजें होती है। अल्फा बीटा गामा ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, फिर आता है अकार्बनिक पदार्थ, लवण आते हैं, है ना, जिससे इसमें सोडियम, पोटेशियम, है ना, इस तरीके की चीजें जो आती है वो इसके अंदर पाई जाती है। लवण इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि NaCl, है ना, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, HCl, ये सारी चीजें। गैसेस भी पाई जाती है, O2 ऐसे। ठीक है, तो इन सब से मिलकर पानी से और कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों, इन सब से मिलकर किसका निर्माण होता है? अ, अ, रक्त प्लाज्मा का निर्माण होता है। फिर आती है कोशिकाएं। तो कोशिकाएं जो होती हैं वो रुधिर कणिकाएं जो है कितने प्रकार की पाई जाती है रक्त के अंदर? 3 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आती है RBC, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, फिर आती है WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। आपको नोट्स में सारा मैटर मैंने दे दिया है, बुक में बेटा पढ़ने को कुछ है नहीं ज्यादा, है ना। बिंबाणु या प्लेटलेट्स, ठीक है,
ये है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आरबीसी की। लाल रक्त कणिकाएं ब्लड का कितना परसेंट बनाती है? 99% जो है वो इनकी उपस्थिति होती है, यानी रुधिर कोशिकाओं में जो कोशिकाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? आरबीसी की होती है। लाल रंग की होती है, केंद्रक विहीन होता है, मतलब इनकी कोशिकाओं में क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता। जो डब्ल्यूबीसी होती है उन्हीं में पाया जाता है, बाकी इस बीमाणु के अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। आ रही है बात समझ में? केंद्रक विहीन वृत्ताकार कोशिकाएं होती है, प्लस इसमें हीमोग्लोबिन जो वर्णक होता है वो पाया जाता है। इसकी वजह से इसकी उपस्थिति, इसकी रंग कैसा होता है? हमारे रक्त का रंग लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी के साथ क्या जुड़ा हुआ? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी में है और आरबीसी सबसे ज्यादा उपस्थित है रक्त के अंदर, इसीलिए हमारे रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। पुरुषों में इनकी संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, महिलाओं में 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इनकी जो जीवन अवधि होती है वो 120 डेज तक होती है ना। लाल अस्थि मज्जा जो होती है, हमारी ये जो हड्डी होती है, हड्डी का बीच वाला हिस्सा कैसा होता है? खोखला, है ना। यहाँ लाल अस्थि मज्जा जो होती है, यानी वसा एक तरीके का ये है। तो लाल अस्थि मज्जा जो होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है? आरबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है। और जब 120 डेज बाद इनकी जीवन अवधि पूरी हो जाती है, तो जो प्लीहा होता है और जो यकृत होता है वो इसकी डेड बॉडी को नष्ट करने का क्या करती है? काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनका काम क्या है? तो इनका काम जो है वो O2 और CO2 का क्या करना है? परिवहन करना है, मतलब ट्रांसपोर्ट करना है। ऑक्सीजन को लेगी फेफड़ों से, विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाएगी। ऊतकों में जो CO2 बन रही है उसको क्या करेगा? जो है विभिन्न भागों से फेफड़ों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। अब ये जो हीमोग्लोबिन होती है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है और क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या करती है? निर्माण करती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और फिर इसको क्या करती है? ट्रांसफर करती है। मतलब आरबीसी के जो हीमोग्लोबिन है उससे ये ऑक्सीजन और CO2 क्या करती है? जुड़ती है। तो ये आपका हो गई लाल रक्त कणिकाएं। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी पाई जाती है? एक सामान्य व्यक्ति में 12 से 16 ग्राम के बीच में हीमोग्लोबिन क्या होनी चाहिए? पाई जानी चाहिए। तो आप अगर देखते हो हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हो तो 12 से 16 से कम आता है तो क्या किया जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी जो है डॉक्टर बताता है। फिर आती है श्वेत रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो केंद्रक युक्त होती है, रंगहीन होती है और अनियमित आकार की होती है। यह आरबीसी की से आकार में कैसी होती है? बड़ी होती है। प्लस अमीबा जो है जिस तरह से कूटपाद की सहायता से गति करता है, वैसे डब्ल्यूबीसी जो है वो अमीबीय गति करती है। अमीबा के समान क्या कर सकती है? गति कर सकती है। ये इनका ऐसे जो है स्पेसिफिक लक्षण माना जाता है। मनुष्य में इनकी संख्या 7000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर तक होता है। ये कोशिकाएं रुधिर के अलावा लसिका एवं शरीर के ऊतकों में भी पाई जाती है और इसका काम क्या है? शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। फिर अगर हम इसका प्रकार देखते हैं तो डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे प्रकार है बेटा, वैसे पढ़ा है हम लोगों ने 10th में, लेकिन फिर भी डब्ल्यूबीसी के प्रकार कणिका युक्त और कणिका विहीन। ठीक है, यानी ये जो कोशिका है इसके केंद्रक द्रव्य में छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो कण होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके आधार पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया डब्ल्यूबीसी को, कणिका युक्त और कणिका विहीन। कणिका युक्त को हम फिर से क्या करते हैं? 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं। इसके अंदर आता है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल। कोशिका है, कोशिका के अंदर कणिका पाई जाती है, ये अभिरंजित होती है। जो विभिन्न कलर की डाइज होती है ना, जो अभिरंजक होते हैं उनके माध्यम से। अभिरंजक होने का मतलब ऐसे कलरफुल लिक्विड होते हैं बेटा, वो जैसे हमारे स्किन पे अगर हम लोगों ने नील डाली तो स्किन कैसी हो जाएगी? ब्लू ब्लू हो जाएगी। तो सेम वैसे ही कुछ डाइज होती हैं, कुछ लिक्विड होती है। अगर आप लेब में जब देखोगे, आओगे, तब लेब में आपको दिखाया जाएगा,
है ना। तो ये जो रंजक होते हैं अभिरंजक, इन अभिरंजक को अगर उन सेल्स के ऊपर डाला जाए तो उन कोशिकाओं में उपस्थित स्पेसिफिक जो कंटेंट्स होते हैं वो उन अभिरंजक से क्रिया करके कुछ कलर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हम उस अंग को क्या कर पाते हैं, अच्छे तरीके से देख पाते हैं। तो अगर हमको इओसिनोफिल देखनी होती है तो हमें कौन सी प्रकृति का अभिरंजक यूज करना पड़ता है, अम्लीय प्रकृति का, ठीक है। और बेसोफिल को अगर हमें देखना हो तो कौन सी क्षारीय प्रकृति का जो अभिरंजक होता है वो यूज करना पड़ता है। और न्यूट्रोफिल जो है कोई स्पेसिफिक नहीं है कि उसको अम्लीय चाहिए या क्षारीय, किसी भी प्रकृति की जो डाई होती है उससे क्या हो जाती है, अभिरंजित हो जाती है इसका केंद्रक। अब इनमें देखो न्यूट्रोफिल जो होता है उसका जो केंद्रक होता है वो 2 से लगाकर 7 पालियों में, जैसे ये केंद्रक है ना तो ये ऐसे 2 से लगाकर 7 पालियों में इस तरह से डिवाइडेड होता है। जैसे नॉर्मल हम कोशिका का केंद्रक पढ़ते हैं तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। और ये छोटे-छोटे मतलब खंड के अंदर क्या होता है, बटा होता है। 2 से 7 के लगभग जो खंड होते हैं उनमें ये बटा हुआ होता है। फिर इओसिनोफिल जो होती है उसका जो केंद्रक होता है वो 2 पालियों में विभक्त होता है, मतलब इस तरीके से, ठीक है। और इसका जो है वो एस आकार का होता है बेसोफिल का, यानी 3 जो खंड होते हैं उनमें ये क्या होता है, डिवाइड होता है ऐसे। तो एस आकृति क्या कर लेता है, बना लेता है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाई जाने वाली है ना, लगभग कितनी होती है, 62% होती है। और ये भक्षण करने का काम करती है। कोई भी रोगाणु या जीवाणु हमारी कोशिका शरीर के अंदर आ जाता है तो जो न्यूट्रोफिल्स है उनको पकड़ के खा जाती है ना, तो भक्षाणु कोशिकाएं होती है। और इसका जो परसेंट होता है वो 2.5% है और बेसोफिल का 0.5% होते हैं ना। तो बेसोफिल की मात्रा जो है वो एलर्जी के समय हमारी शरीर में क्या होती है, बढ़ती है। फिर कणिका रहित जो या कणिका विहीन जो डब्ल्यूबीसी का प्रकार है, इसको हम क्या करते हैं, 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो आता है मोनोसाइट या एक केंद्रकाणु बोला जाता है, दूसरा है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है उसके 2 प्रकार होते हैं, टी सेल और बी सेल। ये प्रतिरक्षी अणु यानी एंटीबॉडी, हमने 10th में पढ़ा है ना, तो प्रतिरक्षी अणु बनाने का क्या करती है, काम करती है। और मोनोसाइट जो होती है वो क्या होती है, भक्षण कोशिका होती है। तो ये जो है हमारा क्लासिफिकेशन हो गया किसका, डब्ल्यूबीसी का। फिर उसके बाद तीसरा प्रकार आता है हमारा, कौन सा है, बिंबाणु या प्लेटलेट्स। कोशिकाओं में तीसरा प्रकार है बिंबाणु या प्लेटलेट्स। तो जो बिंबाणु होती है या रुधिर पट्टिकाणु भी इनको कहा जाता है, ये रक्त में रुधिर पट्टिकाणु सिर्फ कहाँ किस में पाई जाती है, जो स्तनधारियों के रक्त होते हैं, यानी स्तनधारी जो जीव होते हैं उनकी जो रक्त होता है उसके अंदर आपको ये प्लेटलेट्स क्या होती है, देखने को मिलती है। इनकी संख्या जो है 30 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। आकृति अनियमित व केंद्र का इनमें क्या होता है, अभाव होता है। और रक्त का जब हमें चोट लग जाती है तो उस बहते रक्त को रोकने के लिए जो थक्का बनता है वो थक्का बनने में ये मदद करती है। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से हमारी ये जो रक्त है वो कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तरल संयोजी उत्तक में रक्त के बाद वो है लसिका। लसिका क्या चीज है, लसिका एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है, जो कि कोशिकाओं तथा उत्तकों के मध्य पाया जाता है, सॉरी केशिकाओं और उत्तक के मध्य पाया जाता है। मतलब जैसे धमनी होती है और शिरा होती है, इनसे भी व्यास में पतली नलियां होती हैं जिनको केशिका कहा जाता है ना। तो केशिका और उसके बाहर होता है उत्तक। केशिका और उत्तकों के बीच में जो लसिका होती है वो क्या होती है, पाई जाती है। लसिका छना हुआ रक्त प्लाज्मा है जिसके अंदर, लसिका होता क्या है, ये छना हुआ रक्त है, ठीक है। तो छना हुआ रक्त है तो रक्त में क्या क्या चीजें होती है बेटा, रक्त में होता है प्लाज्मा, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये चीजें होती है ना, और बिंबाणु, ये चीजें होती है। तो इसके अंदर लसिका में ये एक प्लाज्मा है, दैट मीन्स छलने के बाद प्लाज्मा तो है ही इसमें, है ना, प्लाज्मा उपस्थित होता है। प्लाज्मा के अलावा डब्ल्यूबीसी इसमें उपस्थित होती है। डब्ल्यूबीसी इसमें क्या होती है, उपस्थित होती है, लेकिन इसमें आरबीसीज नहीं पाई जाती और बिंबाणु इसके अंदर क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि CO2 और
यूरिया की इनमें क्या होती है, अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो लसिका का परिवहन जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, लसिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं, जिसका नाम है कंकालीय संयोजी उत्तक। इसके बाद आपका जो संयोजी उत्तक है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कंकालीय संयोजी उत्तक हम लोग शुरू करेंगे। संयोजी उत्तक में हमारा लास्ट उत्तक है बेटा कंकाली उत्तक। कंकाली उत्तक जो होता है हमारे अंतः कंकाल का निर्माण करता है। अंतः कंकाल आपको पता है अंदर क्या है, हड्डियां, ये क्या है हमारा अंतः कंकाल। तो जो कंकाली उत्तक होता है वो किसका निर्माण करता है, कंकाली संयोजी उत्तक अंतः कंकाल का निर्माण करता है। अब इसके अंदर दो चीजें हमको पढ़नी है, एक तो उपास्थि होता है, अस्थि। अस्थि मतलब होता है बोन, हड्डी, और उपास्थि जो है वो हमारी होती है कार्टिलेज। ठीक है, ये जो पिन्ना आप देख रहे हो जो कान है, कान का ये पिन्ना, ये किसका बना हुआ, उपास्थि का बना हुआ है। इसके अलावा हमारी जो पसलियां होती है उसके अंतिम सिरे जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, उपास्थियों के बने होते हैं। तो जो उपास्थि होती है वो मजबूत और अर्ध ठोस जो है हमारा कंकालीय जो संयोजी उत्तक है वो है। ठीक है, अब उसके बाद है उपास्थि जो है मजबूत होता है, लेकिन कंपैरिजन टू अस्थि थोड़ा सा कम हार्ड होता है। अस्थि ज्यादा कठोर है, जबकि उपास्थि क्या है, कम इसके कंपैरिजन में हार्ड है। जैसे कि अपन कान है, कान को अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे तोड़ तो नहीं सकते, पूरा तो घुमा नहीं सकते, पर हाँ फ्लेक्सिबल है। आप हड्डी को घुमाना चाहते हो, घुमा सकते हो क्या, नहीं। तो कौन हार्ड हो गया, कार्टिलेज जो होता है वो थोड़ा कम हार्ड होता है। अब इसके बाद अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कार्टिलेज के बाहर, सबसे बाहर एक सिंगल कोशिका, एक सिंगल जो है वो उत्तकीय लेयर पाई जाती है, जिसको कहा जाता है पर्यपास्ती। मतलब अगर इसको कट करोगे तो सबसे पहले जो लेयर मिलेगी, मतलब ऐसे गोल कट करोगे तो सबसे पहली जो लेयर मिलेगी वो पर्यपास्ती है। मैंने इतना सा सेक्शन लिया है बेटा, सिर्फ आगे बात समझ में, मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रही हूँ गोल, मैंने सिर्फ इतना बनाया। तो सबसे बाहर लेयर जो होती है उपास्थि की वो पर्यपास्ती कहलाती है। इसके नीचे सिंगल लेयर होती है कुछ कोशिकाओं की, जिनमें विभाजन की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, और इन्हें कहा जाता है उपास्थि कोरक कोशिकाएं। ठीक है, ये विभाजित होती है तो छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिन्हें कहा जाता है उपास्थ्य अणु। उपास्थि अणु कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। कौन करती है, उपास्थि कोरक कोशिका, जो कहाँ पाई जाती है, परिपस्थि जो कला होती है उसके जस्ट नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या पाया जाता है, आद्रात्री यानी जो तरल होता है वो पाया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे घर्तिकाएं जो होती है, जो खड्डे होते हैं वो पाए जाते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, उपास्थि अणु, यानी इन कोशिकाओं के विभाजन से जो कोशिकाएं बनी, जिन्हें हम उपास्थि अणु कहते हैं, वो लगभग 2 से 4, एक जो एक घड़तिका है, ये जो एक खड्डा है जो आर्द्रात्री में उपस्थित है उसमें ये पाई जाती है, यानी 2 से 4 के लगभग। ठीक है, और ये जो उपास्थ्य अणु है वो क्या करती है, एक कॉन्ड्रीन प्रोटीन का स्त्रवण करती है, जो कि कहाँ पाया जाता है, इसके आर्द्रात्री में पाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है, नीट में भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी उपास्थि होती है उसकी आर्द्रात्री में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कॉन्ड्रीन प्रोटीन होता है। और उसको कौन रिलीज करता है, इस घड़तिका में उपस्थित ये उपास्थ्य अणु जो होते हैं, उपास्थ्य अणु कोशिकाएं जो होती है वो इसका क्या करती है, निर्माण करती है। और उपास्थ्य अणु का निर्माण किससे हुआ है, उपास्थि कोरक कोशिकाओं से, जो किसके नीचे है, पर्यपस्थि जो कला होती है उसके नीचे पाई जाती है। ठीक है, आर्द्रात्री के आधार पर उपास्थि के 4 प्रकार होते हैं, बट आपके नहीं दिया हुआ इसलिए मैं नहीं उसको पढ़ा रही हूँ, है ना। तो ये तो हो गई हमारी उपास्थि। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको, जो है अस्थि को। सेकंड हमारा कंकाली उत्तक है वो है अस्थि, या जिसको हम बोन कहते हैं। ठीक है, मजबूत होती है हमारी जो हड्डी होती है। देखो अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाती हूँ तो ये इस तरीके से है ना। अब यहाँ पर खाली क्या होती है, इसकी गुहा होती है, मतलब खाली जगह होती है इस तरीके से। तो अभी हम लोग जो हिस्सा पढ़ रहे हैं ना वो कौन सा है बेटा, इतना पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, मैं ऐसे समझाऊंगी, मतलब इस सेक्शन के बारे में पढ़ा रही हूँ। तो ये बीच में तो आ गई क्या, गुहा, ये रही गुहा सबसे लास्ट में। बाकी ये जो लेयर्स, यहाँ से जो लेयर शुरू होगी इतने के बीच में,
कौन कौन सी चीजें आएगी वो हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो देखो अस्थि जो होती है उसके अंदर सबसे बाहर जो लेयर होती है मजबूत, है ना, सबसे बाहर जो लेयर होती है बाह्य आवरण जो कि योजी ऊतक की बनी होती है, मोटी होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, पर्यस्थि कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्यस्थि कला या पेरिओस्टियम इसको कहा जाता है। फिर इसके नीचे जो है अस्थि कोरक कोशिकाओं का, ये कोशिकाएं हैं जिन्हें हम अस्थि कोरक कोशिकाएं कहते हैं। कौन सी, अस्थि कोरक कोशिका। तो अस्थि कोरक कोशिकाओं की लेयर होती है, चूंकि ये बाहर की ओर है, यहाँ पर है, इसलिए इसको बोलेंगे बाह्य अस्थि कोरक स्तर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इसके इस अस्थि कोरक स्तर के नीचे जो है वो आद्रात्री पाई जाती है, लेकिन इसकी आद्रात्री जो होती है उसमें ओसीन प्रोटीन होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, लवण पाए जाते हैं, इसलिए कैसी होती है, आद्रात्री जो होती है काफी जो है मजबूत जो है अस्थि को क्या करती है, बनाती है। क्या पाया जाता है इसके अंदर, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं और इसके अंदर ओसिन नामक प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इन्हीं कारण से उपास्थि के कंपैरिजन में अस्थि जो होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है। और इसकी जो आद्रात्री है वो ऐसे वलय के रूप में होती है, मतलब ऐसे नहीं है कि यूं फैली हुई है। आद्रात्री के अंदर इस तरह से वलय क्या होंगी, सकेंद्रित वलय, मतलब बाहर की ओर बड़े वलय और अंदर की ओर छोटा वलय। तो ऐसे सकेंद्रित वलय के रूप में क्या होती है, इसकी आद्रात्री पाई जाती है। और ये जो वलय बन रहे हैं ना, इन्हें बोला जाता है पटलिका। क्या बोला जाता है, पटलिका। ठीक है, अब इस पटलिका के अंदर ये जो वलय है उसके अंदर क्या पाई जाती है, गर्तिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गर्तिकाएं पाई जाती है, मतलब छोटे छोटे जो खड्डे होते हैं वो पाए जाते हैं। और जो गर्तिका होती है, यानी ये जैसे ये गर्तिका है, तो इस गर्तिका के अंदर ऐसे शाखान्वित, यानी जैसे ये कोशिका है लेकिन इसकी क्या निकली हुई है, कोशिका द्रव्य के क्या निकले हुए हैं, ऐसे ब्रांचेस निकले हुए हैं। ठीक है, तो शाखान्वित जो कोशिकाएं होती है वो पाई जाती हैं, इन्हें अस्थ्य अणु कहा जाता है। ठीक है, अस्थि अणु कहा जाता है। तो बात समझ में आ रही है, सबसे पहले परिस्थि कला है, फिर बाह्य अस्थि कोरक कोशिका है, फिर आद्रात्री आत्री है, लेकिन आद्रात्री कैसे है, वलय के रूप में स्थित है, और इन्हें वलय को हम क्या कहते हैं, पटलिका कहा जाता है। अब इस पटलिका के अंदर गर्त पाए जाते हैं और इस गर्तिकाएं पाई जाती है, और गर्तिका के अंदर उसमें 2 से 4 थे, इसमें एक ही है, और इस तरह से शाखान्वित जो है वो कोशिकाएं पाई जाती है, इनको अस्थि अणु कोशिकाएं कहा जाता है। आ रही है बात समझ में। फिर उसके बाद है हेवेसियन नलिकाएं भी पाई जाती हैं, इनके अंदर ये जैसे ये अस्थि अणु है ना, तो इनके बीच में क्या पाई जाएगी, ऐसे नलिका रूपी संरचना पाई जाती है, जो कि बिल्कुल ठेठ नीचे मज्जा तक होती है ना, ये बिल्कुल नीचे तक मज्जा तक होती है। ऊपर सतह पे दिखता है छिद्र, और नीचे ये जो मज्जा गुहा होती है ना, इस गुहा तक होती है। अब इस नलिका रूपी संरचना है उसे क्या कहा जाता है, हेवेसियन नलिका कहा जाता है। ये जो अस्थि अणु कोशिका है ना, इसकी जो शाखाएं होती है इनके माध्यम से, इस नलिका के माध्यम से अपना क्या करती है, पोषण जो है वो प्राप्त करती है। हेवेसियन नलिका और ये सकेंद्रित पटलिका, ये पटलिका चारों तरफ होगी, तो ये सकेंद्रित पटलिका और हेवेसियन नलिका किसका निर्माण करती है, हेवेसियन तंत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो नीचे वापस अस्थि कोरक जो कोशिकाएं हैं उनका स्तर आ गया, ये वाला बाहर वाला था और ये अंदर वाला है, तो इसको आंतर अस्थि कोरक स्तर कहा जाता है। फिर उसके बाद अंतर अस्थि छंद आ जाता है, और अंत में जो है वो मज्जा गुहा जो है वो पाई जाती है। अब मज्जा गुहा जो होती है उसमें वसीय जो है उत्तक भरा रहता है, जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा, ये मज्जा गुहा है पूरी, इसमें क्या भरी रहती है, अस्थि मज्जा, यानी वसीय उत्तक भरा रहता है। इस हड्डी के जो किनारे होते हैं, वो किनारों पर जो पाई जाती है वो लाल अस्थि मज्जा कहलाती है। ठीक है, और बीच में जो होती है उसे पीली अस्थि मज्जा कहा जाता है। ठीक है, बीच की पीली अस्थि मज्जा और किनारों वाली लाल अस्थि मज्जा कहलाती है। आई बात समझ में, और लाल अस्थि मज्जा से किसका निर्माण होता है,
कोशिकाओं का, रक्त कोशिकाओं का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। फिर है संरचना के आधार पर अस्थि 2 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी? स्पंजी अस्थि, स्पंजी का मतलब है जिसके अंदर क्या पाए जाते हो? छिद्र पाए जाते हैं, है ना? और प्लस ऐसे दरारें सी पाई जाती हो और क्या हो? इसके अंदर जो लाल अस्थि मज्जा है वो भरी रहती है। पसलियों के सिरों पर और कशेरुकाओं में इस तरीके की हड्डियाँ पाई जाती है और दूसरी है ठोस। ठोस के अंदर न तो छिद्र होंगे, न दरारें होगी और न ही लाल अस्थि मज्जा पाई जाएगी। तो यहाँ पर आपका ये कंकाली जो संयोजी ऊतक है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है।